हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिल्कुल नए सेशन में। लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 चल रही है अपनी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो 11th क्लास फिजिक्स के लिए ये मैं एक बिल्कुल नया सेशन लेके आया हूँ। इसका फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा और आप इसको फॉलो करते रहें और कॉपी पेन लेके आप कॉपी बना के इसमें नोट भी करते रहें। तो मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव क्या है पहले से बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर उसको समझा दूंगा और जो भी न्यूमेरिकल जो भी थ्योरेटिक जो भी आपके कंसेप्ट होंगे वो आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्लियर करूंगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके माइंड में ही बिठा लीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को आगे पीछे करके पॉज करके देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक भी कर दीजिए। और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को 11th क्लास में जो भी साइंस लिया है जिन्होंने, उनको शेयर कर दीजिए आप फिजिक्स के लिए। और शेयर कर दिया है तो उनको बोल दीजिए कि आप इस पे से डेली रेगुलरली देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में अपन पहले पढ़ चुके हैं अपन कुछ टॉपिक्स, उसके आगे है अपना अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। अब जैसे कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, जैसे कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई इन्वेंशन करेगा तो उसको क्या क्या करना पड़ता है, तो वो इस साइंटिफिक मेथड में होता है कि उसको कुछ ना कुछ माइंड में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी, कोई कल्पना करनी पड़ेगी, माइंड में कोई इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि सोच लो कि उसको ये पेन बनाना है। तो पेन कैसे बनाएगा, उसको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज में लूं इसके अंदर कि ये आसानी से बन जाए। ठीक है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थॉमस अल्वा एडिसन है तो उसको बल्ब बनाना था, तो बल्ब बनाने से पहले उसने हर तरीके का मटेरियल उसमें यूज करा था। टंगस्टन से सक्सेसफुल हुआ था। तो उसने उससे जब लोगों ने पूछा तो लोगों ने ये पूछा कि आप इतने टाइम से इसको बना रहे हो मगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हो। तो उसने इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड दिया, उसने बोला कि मैंने 1000 ऐसे मेथड ढूंढ लिए हैं जिससे मैं इसमें अनसक्सेस हो गया हूं। अब जो बचे हुए मेथड जो होंगे इसमें, जो भी यूज करूंगा मैं इसके अंदर, उससे मैं डेफिनेटली सक्सेस हो जाऊंगा। तो वो एक तरीके से पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइंटिफिक मेथड जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है, फिर वो लॉ बनता है, लॉ के बाद फिर वो प्रिंसिपल बनता है, फिर वो फाइनली उससे जो भी इन्वेंशन है जो अपने सामने आता है। ठीक है, तो हर एक चीज में कोई ना कोई फिजिक्स का लॉ जरूर लगा हुआ है। तो उसको क्या है, साइंटिस्ट अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज लाते हैं, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक का नाम है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड होता क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आता है, 4 मार्क में 5 मार्क में आ सकता है ये। ठीक है, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके पास है साइंटिफिक मेथड होता क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, राइट इट्स स्टेप, ऐसे आता है क्वेश्चन एग्जाम में। सो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, अ सिस्टमैटिक, स्टेप वाइज एंड लॉजिकल मेथड यूज्ड फॉर रिसर्च बाय साइंटिस्ट। कौन यूज करता है, साइंटिस्ट यूज करता है। क्या होता है, एक सिस्टमैटिक, स्टेप वाइज, लॉजिकल मेथड यूज्ड कौन करता है, रिसर्च के अंदर कौन, साइंटिस्ट यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक। 3 चीजें याद रखनी है, क्या क्या, सिस्टमैटिक, स्टेप वाइज एंड लॉजिकल मेथड। रिसर्च के अंदर यूज करता है कौन, यूज करता है साइंटिस्ट यूज करता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइंटिफिक मेथड। ये इसका डेफिनेशन हो गया, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड अगर पूछे तो। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, अ सिस्टमैटिक, स्टेप वाइज एंड लॉजिकल मेथड यूज्ड फॉर रिसर्च बाय साइंटिस्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक मेथड है तो इसकी कुछ ना कुछ स्टेप्स होगी। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इसमें 4 स्टेप्स है टोटल। तो यहाँ पे एक का नाम बताया है, दूसरे का नाम भी बता दिया, 2 और नाम मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो पहले वाले को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। पहला है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो तो उससे रिलेटिव जो भी आपको डाटा यूज करना है, कि मेरे को सोच लो कि ये मार्कर बनाना है तो मार्कर मेरे को प्लास्टिक चाहिए, इसके अंदर इंक चाहिए, मेरे को इसके अंदर स्पंज चाहिए जो इसके अंदर जो जिसमें इंक अपन डिप करते हैं। ठीक है, इसका पॉइंटेड पॉइंट चाहिए अपन को, तो हर एक चीज अपन को चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन टू वर्क आउट ऑन अ प्रॉब्लम, जो भी आपने माइंड में क्रिएट करा है। द साइंटिस्ट कलेक्ट ऑल relevant data and concern the problem by systematic experiment and observation। ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी आपने डाटा कलेक्ट करा है उसको आपको देखना है
कि आपने जो सोचा है उसके लिए ऑब्जर्व करने पे पता चलना चाहिए कि मतलब वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो उस पर ऑब्जर्वेशन ली जाती है। तो वो क्या होता है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें हर एक चीज को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं और उसको देखते हैं, बार बार उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब जो भी आपने कल्पना करी थी उसको फॉर्मुलेट करते हैं कि मतलब चलो ये ठीक से बन रही है कि नहीं बन रही है। उसको देखा जाता है हर एक तरीके से कि हाइपोथेटिकल कोई दूसरा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है, कोई ये चीज अपन को चेंज करनी है, तो यहाँ सब चीज वो देखेंगे। तो सेकंड अपना जो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो इसको अपन ऊपर देखेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। आगे देख लेते हैं। तो आगे जो अपने पास आ रहा है, जो सेकंड पॉइंट है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक है, तो जो भी उसने ऑब्जर्व करा था अपने माइंड के अंदर, उसको वो यूज करता है कि मतलब या तो क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली, उसको न्यूमेरिकली भी सेट करता है, उसको एनालाइज भी करता है थ्योरेटिकली, हर तरीके से उसको देखता है, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल सब कंसेप्ट मिला के देखता है। तो ये लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of qualitative and quantitative analysis of the observation working rule is formed। ठीक है, तो वो क्या करता है, क्वालिटेटिवली भी देखता है कि उसके फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं, और उसके अलावा उस फॉर्मूलों को अप्लाई भी करके देखता है। ठीक है, क्वालिटेटिवली कर लेता है, क्वांटिटेटिवली कर लेता है, और उसको ऑब्जर्वेशन का एक वर्किंग रूल आ जाता है उसके पास में, उसके थ्रू। और इसको ही क्या बोलते हैं अपन, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको ही जो उसने कल्पना करी थी उसका एक रूल बना दिया उसने, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद जो भी हाइपोथेसिस उसने बनाया है उसको क्या करता है, टेस्ट करता है वो। जैसे कि आप मैथमेटिक्स देखते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन बना तो उसको ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन बन गया, उसको बहुत सारी वैल्यू रख के उस पर टेस्ट करा गया। ठीक है, तभी तो वो हाइपोथेसिस, वो क्वेश्चन बन के आया आपके सामने। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड प्रिडिक्शंस आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो भी आप प्रिडिक्ट करते हो माइंड के अंदर कि इससे चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो प्रिडिक्शन क्या ऑब्जर्व करे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जर्व करा, द प्रिडिक्शंस आर वेरीफाइड थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंट। अब जो भी प्रिडिक्शन करा उसके थ्रू, तो उससे एक नया एक्सपेरिमेंट फाउंड हो गया, जो उसके दिमाग में चल रहा था वो एक्सपेरिमेंट एक फाउंड हो गया। हो सकता है कि कितनी बार जो वो बनाना चाहता है वो नहीं बने और कुछ और बन जाए, ऐसा भी होता है कितनी बार। ठीक है, तो न्यू एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब जो भी हाइपोथेसिस उसके माइंड में आई थी उसको उसने क्या कर लिया, एक तरीके से टेस्ट कर लिया। उसके बाद अगला आता है फाइनल थ्योरी। फाइनल थ्योरी के अंदर जो भी आप जो प्रेडिक्शन करते हैं उसको वेरीफाई होने के बाद जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है, तो उसको वापिस से और ऑब्जर्व कराता है। अगर वो फेल हो गया तो उसको फिर उसमें जो भी चेंजेस करके उसको वापस से नया फॉर्म बनाया जाता है। फिर अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपकी क्या जाती है, फाइनल थ्योरी हो जाती है। फिर उससे उस टाइप की बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपन आगे देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट करने के बाद आगे मैं आपको आगे देख लीजिए इसका फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, फाइनल थ्योरी आएगा। तो फाइनल थ्योरी में क्या होता है, फाइनल थ्योरी, इफ द कंक्लूजन एंड प्रेडिक्शंस आर वेरीफाइड, मतलब जो भी उसने कंक्लूजन लिया है और जो भी प्रेडिक्शन उसने किया था और वो क्या हो जाए, फाइनली वेरीफाई हो जाए। एंड थ्रू द एक्सपेरिमेंट, किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो भी इसने एक्सपेरिमेंट करा है वो एक तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। देन द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, मतलब जो भी उसने कल्पना करी थी एक तरीके से क्या हो गई, वो एक्सेप्टेड हो गई, उसका रिसर्च क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया एक तरीके से, और एक नया एक एक्सपेरिमेंट फाउंड हो गया है। एंड एज द फाइनल थ्योरी, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे अपन, एक तरीके से फाइनल थ्योरी बोल देंगे। अदरवाइज न्यू हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड, कि उसके अगर फेल हो जाती है उस केस में, तो वो क्या है कि उसमें जो भी चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, जो भी उसको चेंज करने हैं उसको सक्सेसफुल करने के लिए, तो वो अपना दिमाग लगा के उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, और न्यू हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड। एंड वेरीफाई अगेन, वापिस उसको वेरीफाई करने की कोशिश करता है। तो जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक तरीके से जिस चीज के पीछे लग जाते हैं उसको वो करके ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको वापस वेरीफाई करने की कोशिश कर लेता है। इसलिए साइंस लेना जरूरी होता है, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट के पास ये होता है कि वो किस चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको करके ही मानते हैं। मगर आर्ट्स और कॉमर्स वालों के बच्चे के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि वो चीज क्या है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो वो छोड़ देते हैं बीच में, मगर जो साइंस वाले एक बार ठान लें तो फिर वो होके ही रहता है। ठीक है, वेरीफाई अगेन, द फिनोमिना आर रिपीटेड टिल द फाइनल थ्योरी इज अचीव्ड। कब तक वो आगे चलता रहता है, जब तक कि वो फाइनल उसकी थ्योरी ना दे दे, फाइनल थ्योरी तक ना पहुंच सके, अचीव ना कर सके उसको, तब तक उसमें लगा ही रहता है एक तरीके से। तो ये आपका एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें आपने पढ़ा है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, इसकी 4 स्टेप्स होती है, कौन कौन सी, साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और एक आखिरी में जाता है फाइनल थ्योरी। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 4 मार्क या 5 मार्क में आ जाता है, क्वार्टरली में आराम से आ जाएगा आपके।
ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे भी आपके काम आएगा कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, तो ये भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे अपन पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉस, जो 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली, तो वो 4 कंजर्वेशन लॉस को अपन को देखना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको लेके आता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अपन पढ़ चुके हैं, अभी साइंटिफिक मेथड पढ़ चुके हैं अपन। साइंटिफिक मेथड के बाद अपना जो आना है अगला कंजर्वेशन लॉस आते हैं। कंजर्वेशन लॉस बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तीसरा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और चौथा आपका 4th नंबर का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो अपना जो टॉपिक है यहाँ पे वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉस होते क्या है? तो कंजर्वेशन लॉस आर द बेसिक लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, विच आर नेवर वायलेटेड। वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी वायलेट अनट्रू नहीं हो सकते, हमेशा वो ट्रू ही रहेंगे, फॉल्स नहीं हो सकते। फॉलोइंग आर द कंजर्वेशन लॉस। तो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉस है? तो पहला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है वो देखिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द, सबसे पहले मैं बता दूं मोमेंटम क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, लीनियर मोशन मतलब बिल्कुल सीधा चल रही है या फिर सर्कुलरली चल रही है, गोल गोल घूम रही है, तो वहां पे जो होता है वो आपके पास कौन सा मोशन होता है? वो लीनियर मोशन होता है। तो वहां पे मोमेंटम क्या होता है कि जो भी बॉडी अगर चल रही है तो उसमें डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मास होगा और उसकी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ में चल रही होगी। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से मोमेंटम बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब किसी बॉडी के ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट, कि मतलब कोई बॉडी चल रही है और अगर उसको रोकना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा और उसको और तेज चलाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो मोमेंटम है बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स हो गया, वो ना तो चेंज हो पा रहा है, ना बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी गिवन बाय द फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंटम को जो डिनोट करते हैं वो P से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो मैंने आपको बताया कि बॉडी मोशन में होगी। तो वेयर m क्या है? इसका मास ऑफ बॉडी है, m क्या है? मास ऑफ बॉडी, एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो भी वेलोसिटी के साथ में चल रही है, जिस भी तेजी से चल रही है। एग्जाम्पल एक दे रखा है कि व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन इज रिकॉइल्ड। बुलेट जब फायर करते हैं तो गन को ऐसे शोल्डर पे टिका के करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे बुलेट तो फायर हो गई मगर उसका एक अपथ्रस्ट पीछे जर्ग लगता है, जिसको शोल्डर क्या करता है? रोक लेता है। या फिर आपने रॉकेट देखा होगा, तो रॉकेट भी जो वर्क करता है वो इसी प्रिंसिपल वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। रॉकेट जब देखते हैं तो रॉकेट बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर तो आपका एक मोमेंटम ऊपर की तरफ लगता है जो इसको ऊपर ले जाता है, और एक जो नीचे से जो गैस इजेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण वो ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, क्योंकि दोनों वो मोमेंटम ऊपर नीचे वाले बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तभी वो अपलिफ्ट हो पाए। तो ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गए। इसके बाद जो आपका अगला लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे जो अपना कंजर्वेशन लॉ के अंदर जो अपना सेकंड है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे अपन ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे कोई चीज अगर एक सर्टेन एक्सिस के साथ में क्या हो रही है? घूम रही हो आसपास, जैसे कि फैन एक एक्सिस से घूमता है, एक्सिस पे फिक्स रहता है, और फैन रोटेट होता रहता है, तो वो जो होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। तो यहाँ पे जो एंगल सर्टेन एंगल के साथ में जो भी रोटेट होता है, तो वहां पे उसके अंदर कौन सा लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसमें फोर्स की जगह जो जगह ले लेता है वो टॉर्क ले लेता है। आप केवल इतना ध्यान रखिए, टॉर्क ले लेता है जगह। तो क्या है यहाँ पे इतना लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। देखिए लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ सिंगल बॉडी। इसको जो डिनोट करा जाता है वो टाउ से डिनोट करा जाता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ सिंगल बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। वो आगे अपन पढ़ेंगे डीप में। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए अभी, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम को जो डिनोट करा जाता है वो कैपिटल एल से डिनोट करा जाता है। ये लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एफ ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है उसका एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है।
आई आपका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कोई भी बॉडी या रेस्ट में हो या मोशन में हो तो इसका एक सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो भी अपन आगे जाके डीप में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ लिखा हुआ है आई इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जिस भी वेलोसिटी के साथ में वो एक सर्टेन एंगल के साथ में घूमेगी तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है ओमेगा ही है, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा। तो ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, ये देखिए ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। एग्जांपल के लिए आप दे सकते हो टॉर्नेडो। टॉर्नेडो देखा होगा आपने, भंवर जो ऐसे घूमते हुए आते हैं, धूल मिट्टी कचरा सब रहता है, तो बीच में से बिल्कुल खाली रहते हैं मगर आसपास वैसे रोटेट होते रहते हैं वो, तो वो एग्जांपल हो सकता है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। थर्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी था, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि आपने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर पैनल से, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर वाटर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं तो उसके अंदर वाटर एक सर्टेन उससे रोटेट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, टरबाइन रोटेट होता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये क्या बोल रहा है लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं अपन, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बस, ठीक है। जैसे कि अपन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर पैनल का यूज करके, ठीक है। 10 एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं 10 द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे बता सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। गांधी सागर डैम जाए कभी तो वहां पे कितनी बार अंदर भी जाने देते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, उसमें सर्टेन हाइट पे वाटर ले जाते हैं, फिर वहां से ड्रॉप करते हैं टरबाइन के ऊपर, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो एग्जांपल किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। अगला जो फोर्थ वाला है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को लेके आता हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं अपन, आगे देख लेते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ जो अपने पास है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। तो ये एनर्जी से का ही है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था ना, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी अपने पास बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल एनर्जी जैसे ही लगेगा आपको। कि इसमें भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज, जनरली आपको पता है कि चार्ज हमेशा दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए इसको। आगे अपन इसको फर्दर स्टडीज में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से कोई चीज ना तो बाहर की अंदर जा सके, ना अंदर की बाहर जा सके, ना अंदर की बाहर जा सके, ना बाहर की अंदर आ सके, तो ऐसे सिस्टम जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो उसमें हमेशा जो टोटल चार्ज जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। या फिर एक और अदर वर्ड्स में बोल सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले बचपन में देखा होगा, छोटे छोटे कागज के ट्रेसेस आप पटक दो और उससे प्लास्टिक की कोई भी स्केल ले लो, उसको रब करो आप आपके बालों में और उसको देखोगे कागज के ट्रेसेस चिपक जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि वहां पे एक पे अलग चार्ज होता है, एक पे दूसरा चार्ज होता है, तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा, लिखा हुआ व्हेन ए ग्लास बोर्ड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। सिल्क क्लॉथ मतलब रेशम के कपड़े से अगर उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, तो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन अ ग्लास रोड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन अ सिल्क रोड। मतलब उस ग्लास रोड के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज जितना डेवलप होगा उतना को उतना नेगेटिव चार्ज किस पे डेवलप होगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव जनरेट हुआ उतना ही नेगेटिव भी जनरेट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रांसफर तो हो रहे हैं मगर यहाँ पे जो टोटल जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। जितना पॉजिटिव आया उतना ही नेगेटिव आया, तो प्लस माइनस मिलकर टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यही क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जहाँ पे याद रख लीजिए कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर टोटल जो चार्ज रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम बता चुका हूँ कि जिसमें जैसे थर्मस हो गई, तो थर्मस में ना तो बाहर से हीट अंदर जा सकती है, ना अंदर की हीट बाहर आ सकती है, तो इसलिए इसमें जो भी लिक्विड या कुछ भी चीज भरते हैं तो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में आपके लॉ कंजर्वेशन हो गए, कंजर्वेशन लॉस हो गए, और आपका वो एक साइंटिफिक मेथड पढ़ाया है आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और आगे अपन कंटिन्यू रखेंगे। आगे भी ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा अच्छा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो आप इन सभी को नोट करने की आदत डाल लीजिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, पंकज सर की तरफ से। ओके, थैंक यू।